ओके, सबसे पहले आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सॉलिडारिटी। हम आपके साथ हैं, ओके 100% आपके साथ हैं। आपके साथ जो अन्याय हो चुका है, आपके लीडर्स के साथ जो अन्याय हुआ है, वी ऑल रिकग्नाइज दैट, and it's not just me. I think it is most of the people who have retired from the university, most of the people who have a long association with JNU, we all feel this, and we are all not just supporting you but also very delighted that you are carrying on that tradition of JNU. जो tradition रहा है, not just a protest but protest may be to keep learning, कि प्रोटेस्ट के माध्यम से ही आप और भी सीखते जाओगे. दिस इज ऑल्सो अ वंडरफुल ट्रेडिशन ऑफ JNU, सो थैंक यू फॉर कीपिंग दैट गोइंग एंड आई होप यू आर ऑल सक्सेसफुल. ओके, तो आज मैं वो इंडो US ट्रेड डील के बारे में बताना चाहूँगी जो अभी आपने सुना है, मगर उसके पहले थोड़ा पीछे जाके हम समझ लें कि क्या हो रहा है आखिर ट्रंप के साथ दुनिया में. व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली, ये क्यों हुआ है इतना ड्रामेटिक तरीके से पिछले अप्रैल से, और इसमें बाकी देशों का क्या रिएक्शन हुआ है और हमने कैसा रिएक्शन दिया है. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो टैरिफ है, पर पिछले 30 साल से पूरा दुनिया में टैरिफ कम होती आ रही हैं. Okay, this is something that has been happening ever since that phase of globalization वगैरह. मगर उससे पहले क्या था? उससे पहले ये था कि जो relatively गरीब देश हैं, जो developing country कहा जाता है, they will have higher tariffs than richer countries. विकसित देश को टैरिफ की ज़रूरत नहीं होता है. जो बढ़ रहे हैं, जो lower income countries हैं, उनकी टैरिफ ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें ट्रेड में बिकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो बिकते हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा बनाओगे उतना आपका कॉस्ट कम हो जाएगा. हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हम रेगुलरली मैन्युफैक्चर्ड ट्रेड में बोलते हैं, उनमें ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा है. तो जो बड़े बड़े देश हैं और जो बिग इकोनॉमीज़ हैं और जो पहले से कर चुके हैं, उनका एडवांटेज तो है ही है ना. ऑटोमेटिकली वो सस्ते बना पाएंगे क्योंकि वो पहले से हैं और वो बड़े हैं, उनके आउटपुट तो वो सस्ता होगा. तो अगर और कोई देश वो बनाना शुरू करे या कोशिश करे उसको बनाने के लिए, वो कर नहीं पाएंगे, है ना. तो यू नीड टू प्रोटेक्ट जो बोलते हैं इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जो शुरू में कर रहे हैं, जो छोटे हैं, अभी सीखना है इनको, अभी बढ़ के आउटपुट बढ़ानी है, तभी उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी. ये बहुत ही एक वेल नोन चीज़ है इन इंटरनेशनल ट्रेड. सो इट वाज ऑलवेज द केस दैट डेवलपिंग कंट्रीज गॉट हायर टैरिफ, दे वर अलाउड टू हैव हायर टैरिफ फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. वो इंटरनेशनल ट्रेड में वो एक बोला ही जाता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब अलग एक ट्रीटमेंट होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और सबसे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा. तो ये WTO में भी था कि हमारे जो टैरिफ्स हैं, वी कैन हैव हायर टैरिफ्स एंड वी शुड हैव हायर टैरिफ्स टू अलाउ आवर ओन इकोनॉमीज टू ग्रो एंड टू बी एबल टू कोप विद द कॉम्पिटिशन फ्रॉम अब्रॉड. अब क्या हुआ कि चीन आए WTO में, चीन हासिल हुआ 2000 में एंड 2001 में, और तब से चीन में क्या हो रहा था, चीन हमारे जैसे बहुत बड़ा देश है आबादी में, मगर हमारे पास बहुत आबादी है, हमारे पास उतना मार्केट नहीं है. हमारे पास मार्केट क्यों कम है? क्योंकि हम वेतन को कॉस्ट समझते हैं. वी सी वेजेस एज अ कॉस्ट, वी डू नॉट सी वेजेस एज अ सोर्स ऑफ डिमांड. अब चीन में क्या है, दे हैड अ मोर relatively higher wage distribution, they had better wages and they grew on the basis of a more egalitarian to start with society. तो उनका जब खुद का उन्होंने बनाना शुरू कर दी with tariff barriers, with protection, उनका बहुत सारे economies of scale हुआ, है ना. कुछ बनाना, गाड़ियाँ बनानी है, फ्रिज बनानी है,
टू व्हीलर बनानी है, दे डिडंट थिंक 1 लाख 2 लाख बनाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ बनाएंगे. It is a huge difference in terms of economies of scale. So they were much cheaper. They also, when they said we can allow FDI, उन्होंने बोला FDI आप ज़रूर आ जाओ, मल्टीनेशनल्स आप आ जाओ, मगर हमारे साथ जॉइंट वेंचर करना होगा. हमारे चीन का कोई बिजनेसमैन रहेगा इधर जो सीखेगा आपसे. तो in that process they had multinationals came because they wanted that market. They got the economies of scale. They were able to start exporting to the world. और जब 2002 से आज तक चीन का जो एक्सपोर्ट बहुत ही बढ़ गया है, और 2010 के बाद से उन्होंने जो हाईटेक पे जोर दिया है, जो हमने भी नहीं किया, हमने तो शुरू का ही नहीं किया, तो दूसरा स्टेज पे तो नहीं किया, तब से जो अमीर देश है वो थोड़ा डर गए, थोड़ा नहीं बहुत डर गए. और जो प्रोटेक्शनिस्ट बातें हम सुनने लग गए, पहले ट्रम्प ने तो साफ साफ बोल दिया कि ये तो चीन का जो है वी हैव टू स्टॉप देम एटसेट्रा. उसके बाद बाइडेन आया, बाइडेन भी वही चीज़ कहा, बाइडेन ने भी कहा कि वी हैव टू स्टॉप, बट विद अ मोर जेंटल तरीका. अब दोबारा जब ट्रम्प आए, he made it an absolute mission that you have to actually stop what he calls कि अमेरिका is being ripped off. ripped off क्यों? क्योंकि import कर रहे हैं बहुत सस्ते में. अच्छा, अब अमीर देश हो आप, you are already getting the benefit कि डॉलर सब जगह चलता है. You can have huge deficit because डॉलर चलने की वजह से you can carry on with deficit without any problem. ये सारी सुविधाएं को न सोच के वो कह रहे हैं कि बिकॉज हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, वी आर गेटिंग रिप्ड ऑफ यूएस में. उस वजह से ही हैज सेड दैट ही विल इम्पोज टैरिफ्स ऑन एवरी कंट्री दैट इज गॉट अ ट्रेड सरप्लस विद द यूएस. और उन्होंने एक बहुत अजीब अप्रैल क्या लिबरेशन डे कुछ कहा था, अप्रैल 6 पिछले साल में, जिसमें उन्होंने सारे देशों पे टैरिफ लगाई. बहुत अजीब सा एक फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, आप जो आप लोग इकोनॉमिक शास्त्र पढ़ रहे हैं आप शायद हंसेंगे कि क्या था वो फॉर्मूला, कि यूएस के साथ किसी देश का ट्रेड सरप्लस कितना है, उसको डिवाइड बाय द शेयर द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ द यूएस विद दैट टोटल ट्रेड विद दैट कंट्री करके वो टैरिफ एक लगाओ. Which has no economic meaning. इसका कोई economic justification नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं होता है. It doesn't actually protect any industry, क्योंकि ये हर देश पे है, ये चीज़ों पे नहीं है ये टैरिफ. हाँ, तो ये एक बहुत अजीब सा एक निकला. But basically what it meant was that all kinds of countries got very very high tariffs and other countries that had very high tariff barriers got low tariff, क्योंकि वो फॉर्मूला ही थोड़ा अजीब सा था. अब इंडिया का जो है हमारा खुद का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, मगर यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, चीन के साथ बहुत बड़ा डेफिसिट है, बाकी काफ़ी देशों के साथ बहुत बड़ा डेफिसिट है, यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है. बस उसी वजह से उन्होंने कहा कि ये टैरिफ लगेगा. शुरू में जो पहले अप्रैल में जो पिछले साल के अप्रैल में जो हुआ था वो टैरिफ पता नहीं कितना था, 23% या ऐसे कुछ, या 26%. मगर ट्रम्प का ये जो अजीब सा सिस्टम था नंबर निकालने की, एक तो ना कोई इकोनॉमिक मीनिंग था, और बिकॉज इट वाज ब्रॉट आउट एज अ लिस्ट फॉर एवरी कंट्री, कुछ अनपॉपुलेटेड आइलैंड्स भी थे जिन पे टैरिफ लग गए. बहुत अजीब, बहुत स्ट्रेंज एक सिस्टम निकला उनका. बट व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट? इट वाज नॉट अबाउट ट्रेड. सब लोग सोचते हैं कि इट इज ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसी. इट इज नॉट ट्रम्प्स ट्रेड पॉलिसी. इट इज ट्रम्प्स पॉलिसी टू गेट वेरी preferential treatment for US companies. That is actually what is happening here. तो हर देश के साथ he is then doing individual deals. अब कुछ देश हैं जो ट्रम्प की खुद का कहना है, मेरा नहीं, ट्रम्प की खुद की कहना है कि कुछ देश हैं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी नाम शामिल है, जो ट्रम्प के पास गए और आई एम कोटिंग, they said please sir, we'll do anything sir, please sir. ट्रम्प ने कहा है, और जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम उसमें है.
So some countries went rushing saying हम कुछ भी कर लेंगे, प्लीज प्लीज आप ये ट्रैफिक कम कर दीजिए। और देश थे जो चुप रहे, और उनमें से काफ़ी देश हैं who are very dependent on trade with the US, जैसे मेक्सिको हैं। मेक्सिको का तो 80% एक्सपोर्ट जाता है यूएस में, बहुत ही उनके लिए खतरनाक था ये, मगर वो चुप रहे। ब्राज़ील 60% उनके एक्सपोर्ट्स यूएस से जाते, चुप रहे। ऐसे देश भी थे जो अपना डिग्निटी रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट रखा वगैरह। तो इस थ्रेट को लेकर फिर ट्रंप ने देखा कि अरे वाह, सब लोग आके बहुत जी हजूर कर रहे हैं, तो आई कैन यूज दिस, आई कैन एक्चुअली पुश मोर प्रेशर। So he said, anything you do I don't like, I'm going to add tariffs. अच्छा, आप ब्रिक्स में हो, मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। अच्छा, आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, another 25% tariff. Like this, he put, anybody says something that displeases him, he will add a tariff rate. उसमें हम और भी डर गए। उसमें हमने कहा, ओ माय गॉड, 25 से 50% हो गया, अब क्या होगा? फिर तो हमारा पूरा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। ये सभी तो अखबारों में भी देखना पड़ा ना, कि अब हमारा सत्यानाश हो गया। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, जो हमारे देश के एक्सपोर्ट्स जाते हैं टू द यूएस, फुल ऑल टोटल एक्सपोर्ट्स, दे अकाउंट फॉर 2-3% ऑफ जीडीपी। हमारे पूरा नेशनल आउटपुट की 3% है, दैट्स ऑल। ओके, है उसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह, मगर मैक्सिमम 3%। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो डील हुआ है जिसमें कुछ कम किया है उन्होंने, दैट अकाउंट्स फॉर लेस देन 2% ऑफ आवर जीडीपी। सो रियली नॉट मच ऑफ एन इम्पैक्ट। मगर हम क्यों फिर इतनी जल्दी में दौड़ते दौड़ते गए कि एक डील करना ही है, न तो सब सत्यानाश हो जाएगा। बहुत अजीब है इसलिए क्योंकि ज़्यादा देश क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि एक केस चल रहा है यूएस सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे काफी कंपनियों और कुछ राज्य सरकार उनके, दे हैव ब्रॉट अ केस सेइंग दैट योर दीज टैरिफ्स आर इलीगल। प्रेसिडेंट की हक का नहीं है ये। यू कैन नॉट एक्चुअली यूनिलैटरली इम्पोज टैरिफ्स। कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, कांग्रेस का वोट लेना पड़ेगा। जैसे बजट में भी यू हैव टू पास इट थ्रू कांग्रेस, हमारे देश में बजट यू हैव टू पास थ्रू पार्लियामेंट, वैसे ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि दिस हैज टू बी पास्ड बाय कांग्रेस। तो ट्रंप ने कैसे किया? अंडर इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी क्या है कि ये देखो हमारा इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ये तो इमरजेंसी है। सीरियसली, दैट नाउ ऑल द लोअर कोर्ट्स हैव जज्ड अगेंस्ट ट्रंप। सारे जो नीचे के कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट वगैरह, ऑल ऑफ देम हैव रूल्ड अगेंस्ट द टैरिफ्स। अब बाकी रहा सुप्रीम कोर्ट। हम कह नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बिकॉज इट इज नाउ पैक्ड विद ट्रंप पीपल। और हमने देखा है कि व्हेन सुप्रीम कोर्ट्स आर पैक्ड, वी नो दैट वी डोंट ऑलवेज गेट व्हाट इज द ऑब्वियस रिजल्ट। वी नो दैट फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, शैल आई से। सो इट इज पॉसिबल, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू से कि हाँ ये गैर कानूनी नहीं है। हो सकता है टालेंगे, मगर दुनिया भर के देश इंतजार कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है उनको टू रश इनटू अ ट्रेड डील, बिकॉज इफ दीज टैरिफ्स आर डिक्लेयर्ड इलीगल देन यू हैव टू एनीवे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, राइट? फिर भी हम दौड़ते दौड़ते गए। क्यों गए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा सा और चर्चा करेंगे आखिर में कि क्यों फिर हम दौड़ते दौड़ते इस डील को किया। नंबर 1, वी डिड नॉट नीड टू। ये वक्त नहीं था, हमें इंतज़ार करना था, कम से कम 1 महीने 2 महीने और इंतज़ार करना था, है ना, जैसे बाकी देश कर रहे हैं। नंबर 2, क्या हमारा डर था कि हमारे एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे? हाँ, विशेष करके हमारी गारमेंट्स वाले एक्सपोर्ट खत्म हो जाएंगे। मगर अगर आप देख लीजिए पिछले साल में फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ा है, 2.2% बढ़ा है पिछले साल से। कैसे बढ़ा? क्योंकि हमने और देश में एक्सपोर्ट किया, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, हमने काफ़ी डाइवर्सिफाई कर दिया अपना एक्सपोर्ट्स, ऑल्सो टू यूरोप। हाँ, और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स का जो मेन जो हमारा डर था कि ये तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं शामिल, तो इसका अगर असर पड़े तो बहुत बुरा होगा।
Textile exports in December were up by 9% compared to the previous year. So we have diversified. We are not dependent on the US market. We can manage without the US market. We can probably do even better if we carry on this trend. तो फिर क्यों जल्दबाजी? किस बात की जल्दबाजी? अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो उन्होंने मांगा है, we don't know the full details, हाँ? और यहाँ पे तो कहने को तैयार भी नहीं है ना। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि आप टैरिफ के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, आप कॉमर्स मिनिस्टर से पूछ लीजिए। कॉमर्स मिनिस्टर से कहता है कि हमारा कोई जानकारी नहीं है, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछ लीजिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहता है कि नहीं हम तो इसमें शामिल है ही नहीं, तो आप कॉमर्स मिनिस्टर से पूछ लीजिए। और जो मेन मिनिस्टर है वो तो कुछ ही नहीं बोल रहे हैं। तो वी डोंट नो, मगर दो चीज़ें हमें लिखित रूप में आया है। एक आया है अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस कि हम ये करेंगे, हाँ। और एक आया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, एक चीज़ नहीं, दो तीन चीज़ें। एक तो उनका खुद का स्टेटमेंट, मतलब उनकी समझ में हमने क्या अग्री किया है, जो ज़रूर हमने कुछ तो बोला होगा, नहीं तो कैसे बोलेंगे ऐसे साफ कि हाँ उन्होंने बोल दिया कि ये करेंगे वो करेंगे। और एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि उन्होंने तो बोला है कि हम रूस की तेल नहीं लेंगे, वी विल नॉट बाय रशियन ऑयल, उन्होंने बोल ही दिया है। तो हम मॉनिटर करेंगे उसको, हम चेक रखेंगे। अगर किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्होंने रशियन ऑयल खरीदी तो फिर हम एकदम से दोबारा से 25% टैरिफ लगा देंगे। So we have effectively given up not just our trade policy but our foreign policy. Russia has been a friend of India for decades and was the only country in the world that supported us after Operation Sindoor or whatever that was. The only country, I'm serious. हमारे पड़ोसी ने किसी ने हमें साथ नहीं दिया for obvious reasons. We have managed to alienate our entire neighborhood. But all the other countries who should have been our friends, nobody was willing to step forward. The one country that did support us, now just for somehow sucking up to the US, we are willing to completely abandon. Okay? और जो हम खुद बोलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। आज तक किसी सरकारी स्पोक्समैन ने नहीं माना कि हमने ये दावा दिया है। We are still not officially told that this is what they have agreed, although the US is confident that we have agreed. So let's see. अब क्या क्या हमने और भी दिया है, जो जॉइंट स्टेटमेंट में है वो बहुत डरावना है, क्योंकि उसमें एक तो कहा है कि we will have zero or very low tariffs on a whole range of agricultural products, जैसे DDG, dried distiller grain। वो क्या होता है, जैसे वो जो ग्रेन एनिमल फीड के लिए जाता है या दारू बनाने के लिए जाता है, हाँ। अब ऑल्सो रेड सोरगम। रेड सोरगम क्यों चिंताजनक है, क्योंकि जवार है और जवार पे हमारा फिलहाल जो टैरिफ है इट्स अराउंड 60%, 57.5%। उससे हम जीरो कर देंगे टू द चीपेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सब्सिडाइज्ड, उनका सब्सिडाइज्ड है, बट दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर of this cheaply subsidized grain. So you will be wiping out. इधर बड़ा बड़ा मिलेट मिशन चल रहा है हमारा, जवार तो मिलेट है ना। आप मिलेट मिशन में, उसी दिन मैं जाके देखा द वेबसाइट ऑफ द नेशनल मिलेट मिशन, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है आत्मनिर्भरता, जो हमें प्रमोट करना है मिलेट्स में और पल्सेस में। पल्सेस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं है, यूएस की स्टेटमेंट में है। तो कुछ तो बोला होगा हमने कि हाँ पल्सेस को भी थोड़ा हम दे देंगे आपको टैरिफ रिलीफ, क्या पता। अभी फिलहाल उन्होंने तो बोला था कि हमारी समझ में टैरिफ पल्सेस पे भी कम हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। एक है कि हमारे जीएम के ऊपर काफ़ी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हैं हमारे काफ़ी कंट्रोल्स हैं, और इसमें है that both the DDG, dried distiller grain,
and the red sorghum are produced with GM seeds. So we are allowing that. इधर आपको जयशंकर जी कह रहे हैं और वो क्या नाम है उसका ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे कि नहीं not one GM item will come into our country. We have protected all our farmers from everything. सवाल ही नहीं है. It's impossible. That cannot happen. हाँ? अच्छा, सोयाबीन, ऑयल सीड्स हमारे अच्छा वो कह रहे कि नहीं हमने सोयाबीन पे तो कोई वो नहीं किया, सोयाबीन पे नहीं किया मगर सोया मील पे तो किया. Now you tell me which soya farmer is going to be viable if they can only sell the oil but not the soya meal. It's not viable. So basically this is an open attack on our farmers. मैं तो थोड़ा I was really shocked because I did not expect that they would take on the farmers again. तीसरी बार होगा ये. हाँ शर्म भी नहीं आती बार बार मार खा के फिर भी you are again taking on the same farmers who have shown that they can actually protest. क्या कि करते 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 वो थक जाएंगे फिर हम finally घुस जाएंगे उसमें. Then they have added a whole range of sectors which will completely demolish our small and manufacturing industry. छोटे छोटे उद्योग जो हैं तो इसमें एक तो रोजगारी है ही नहीं. We have no employment generation. We are losing it now even in the IT sectors. And then on top of that you are adding a trade deal that will demolish domestic employment. मगर ये सारे जो खतरनाक चीज़ है these are only part of the dangers. बाकी डेंजर क्या है? एक तो डेंजर हमें मालूम है कि इनकी मांग in every country is not really so much about trade. वो trade उनका by product है. The main demand is for special treatment for US companies. कि ना आप डिजिटल सर्विस टैक्स लगाओगे, न ही आप बाकी रेगुलेशंस करोगे हमारे ऊपर, न ही आप और जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन चलते आ रहा है उनको लगाओगे हमारे ऊपर. So these are really the major dangers. One of the things that happened just before this trade deal is a bill that was passed the same day they passed the bill to destroy the NREGA. आपको मालूम है ना, NREGA has been destroyed by an extraordinary V.B. Ramji, but it's been destroyed. That same day another bill was passed called Shanti. Shanti is what? Shanti is a bill for allowing private nuclear facility investors to operate without liability and without compensation. और मैं क्या कहूँ इस पे? Imagine nuclear power stations to be operating with private contractors without liability and without compensation. मैं क्या कहूँ, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ. एक टीडीपी का एमपी जा रहा था पार्लियामेंट उसके लिए वोट करने के लिए. he had been instructed by high command उसको वोट करो. He was on his way to parliament to vote for that bill. वो हमसे कह रहा है कि ये तो this is 1,000 भोपाल्स waiting to happen. आप लोग छोटे हैं, आपको मालूम नहीं है भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में. 4,000 से ज़्यादा लोग मरे थे उसमें. अभी तक बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं. And that was just a chemical plant. It was not a nuclear plant. अब आप मान लीजिए आप प्राइवेट ऑपरेटर्स को आने देंगे हमारे देश की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में और कहेंगे कि ना कोई लायबिलिटी है आपकी और ना कोई कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा आपको कुछ हुआ तो. ये हमने ऑलरेडी कर लिया. एंड देयर इज ओनली वन रीजन वी वुड हैव डन दिस. इट इज टू गेट दैट डील साइंड. तो ये दोबारा से मैं पूछती हूँ क्यों? टाइमिंग का क्यों? नीड के लिए क्यों? बिकॉज वी डिडंट नीड इट. हमारा ट्रेड चल रहा है, एक्सपोर्ट्स आर हायर, वी आर नॉट वर्स ऑफ. तीसरी बात, व्हाई आर वी गिविंग अप सो मच? क्यों? किस वजह से? व्हाट इज द रियल थिंग दैट इज ड्राइविंग अस? अब उसके लिए आई डोंट थिंक वी हैव टू लुक एट ट्रेड. और इसमें तो मैं क्या कहूँ, मैं जियोपॉलिटिक्स में जा रही हूँ जिसमें मेरी उतनी जानकारी है नहीं. I don't have the expertise. Some of you might be international relations students. Maybe you have a better sense. But think of two things that have happened recently. एक तो एक बंदा था, अरे वो कानून केस था ना एक,
Canada में somebody was murdered. And it was identified, the person who was responsible was a hired hitman. I've forgotten his name. Anyway, that hired hitman has been arrested. उसके साथ जिसने hire किया उसको was a gentleman who is part of the R&AW, विकास यादव नाम के, जो इंडिया में चले आए हैं. He was not available to be arrested or anything, but he is named as the person. Now this trial has been going on for a while. Abhi there is suddenly a guilty plea by the person who is held in the courts there. And we have it on, some people are saying, क्या कहूँ? Some people, दिल्ली में तो आपको मालूम है, some people बोलते रहते हैं लोग कि ये एक डील है. Because if it were absolutely the case that he went to trial and he revealed everything, then there might be a major diplomatic problem. आपको तो मालूम है कनाडा के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस एकदम रप्चर हो गई थी. अब कनाडा भी इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाह रहा है ट्रंप के खिलाफ. सो यू नो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सप्रेसिंग. नाउ दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन, उन्होंने गिल्टी प्ली रखा है. अब सेंटेंसिंग होगी, हमें बताया गया है, देखेंगे क्या होता है कि इसका मिनिमम 10 इयर्स का सेंटेंस मिलेगा, मगर गुड बिहेवियर के लिए कुछ साल बाद चुपचाप उसको निकाला जाएगा. और जैसे गिल्टी उन्होंने प्ली किया है तो फिर पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. यू डोंट हैव टू आस्क हिम एनीथिंग, हु गॉट यू, व्हाई, व्हिच, व्हेन, नथिंग. यू डोंट हैव टू इम्प्लिकेट एनीबॉडी एल्स. एंड द डिमांड टू डिपोर्ट विकास यादव, जो बड़ा ज़बरदस्त डिमांड है, दैट हैज़ बीन ऑल्सो क्वाइटली ड्रॉप्ड. तो एक तो ये डील हो ही चुका है, और वट एवर इट इज़, मे बी इट्स नॉट अ डील. Something has happened in that case. The other thing is that there is a Department of Justice case against Mr. Gautam Adani. और वो भी काफ़ी दिन से चल रहा है ये केस. और इस case is really quite a serious case because it would deny him the ability to operate not just in the US but with any US banks. Because there are fairly serious allegations of, shall we say, mismanagement, politely हम कहें, of a whole range of financial things in a manner to evade the law. Okay, and also manipulation of shares, जो पहले भी हिंडनबर्ग ने बोला था, जो अभी एक और इन्वेस्टिगेशन ने भी निकाला है फ्रांस में और इटली में. तो there is an ongoing Department of Justice case. Now this is also a serious problem. तो जब ट्रंप immediately elect हुए, उस वक्त there was a major diplomatic effort to get him to drop the case on the grounds of dosti. Because you know, our Prime Minister and the US President are good friends. दोस्ती के नाम पे बहुत कोशिश किया गया था drop that case. They have not dropped that case. They keep it hanging because it is a very important and useful pressure point. But to lift it slightly is also another way of ensuring that you can get the government of India to agree to certain things. So I'm not saying that these are the reasons. I don't know. मेरा बस यही कहना है कि economic justification मैं एक भी नहीं पा रही हूँ. I cannot find a single economic justification for this trade deal. इसीलिए मुझे और जगह ढूंढना पड़ रहा है. And when I'm looking at other places, I'm seeing that maybe there is a possibility of other things going on. I don't know. It may not be true at all. I have no idea. हमें तो नहीं मालूम. मगर purely from an economic perspective, बाकी दुनिया के सब लोग ही सोच रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं. India, and I cannot tell you how disappointed other countries feel with us. मैं G20 में South Africa में थी, G20 meeting. You know, South Africa has faced immense anger from the Trump presidency because they have taken a very good principled position on Gaza. They have taken the Israelis to the International Criminal Court. They have been very principled in all this because they understand what apartheid means. They understand what racism, discrimination and genocide mean, okay? So they have already incurred the wrath of President Trump.
They have also faced high tariffs, but they say, okay, we manage. We will find other markets, we will do other things. Brazil also showed a lot of integrity, a lot of ethical solidity when they stood behind that, not only about Gaza and Palestine, but also vis-a-vis the tariffs. Trump put 25% tariff, they said, no, we don't accept it. Trump made it 50%, 60%, they said, because, why? Because they were bringing Bolsonaro to trial as part of their own legal process. Bolsonaro was Trump's friend. Trump said, "Kaise kar sakte ho? Bolsonaro ke khilaf, I will put 60% tariff on you." They did not say anything. They just said, you cannot interfere with our own legal process. And they did not say, we have, please sir, anything sir, we will do a deal sir. No. Very quietly, 80% of the tariff items that were put 60% have been made zero by the Trump government. Because they don't want higher prices for those goods in the US. So you don't need to give in. You don't need to say we will do anything, we will do anything. And what we have to understand is that if you are a bully, and if somebody comes and says I am weak and I will listen to anything you say, then you bully more. Then you step on them even more. Then you demand more and more. It will never be enough. And anything we do that is even slightly not okay, they will actually say, no, now face more tariffs. And we have shown that we are frightened of the tariffs when we need not be. We are a proud country. We were a very proud country. I hope we can stay a proud country. Filhal nahi lag raha hai. Externally, at least, we are not showing strength or self-respect or dignity. So my concern is not just about the economic implications. My concern is that, we have a very long tradition of not just democracy, but of self-respect and of being a leader of the developing world. And we are squandering that for no gain, because you will never gain with somebody like President Trump. Even if you sign a deal, he won't stick to that. Kal aur kuch batayega. He will change it and say, no, this is not good enough, we also want that. And we've seen this happen with many other countries. So there is no certainty in any deal. But by doing this deal, we have given up on the respect of other countries. It's very depressing to hear how other countries now think of India. They don't see us as a leader in a cause of the global south at all. They see us as somebody who's willing to bend and give way to the Trump aggression for no good reason. And so for all those reasons, I am deeply concerned. Chalo, let me stop here and we can take questions. Yeah?